ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि हमारी एनसीईआरटी का है। हमारे एग्जाम्पल में गिवन है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी क्या है? सेट है किसका? ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब वो कौन से ट्राइंगल्स हैं? उसके अंदर सभी टाइप के ट्राइंगल्स हैं। इन अ प्लेन, प्लेन क्या होता है? ये होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसके अंदर ट्राइंगल बनते याद हो तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट से देकर, ठीक है। विद आर अ रिलेशन, आर क्या है? आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन टी गिवन बाय आर इक्वल्स, आर इक्वल क्या दिया रिलेशन? T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. अब आपको R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए अगर कोई रिलेशन हमारी तीन कंडीशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों को अगर वो फुलफिल करता है तो ही वो रिलेशन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो दिस रिलेशन विल नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ लेट अस प्रूव रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करते हैं हम? देखिए, आपको मैंने बताया था खुद से खुद की इमेज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? खुद से खुद की इमेज बनना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो? सिंस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अब आप कहोगे ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट कैसे हो चुका है, हो सकता है मतलब? तो देखिए, अगर आप रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होना। मैंने आपको अभी बताया कि कोई ट्राइंगल है आपका, और अगर आप इसको मिरर के सामने रखते हो और आप इसमें कहोगे दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्राइंगल विच इज इन द मिरर, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी वाला वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल यहाँ है और जो ट्राइंगल मिरर में होगा इसके सामने, वो ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मतलब क्या आ रहा है? जो हमारे वर्ड्स जो दिए रहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हुआ, अभी आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे, हमें और क्लियर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का। आप तो सिंपल सी लैंग्वेज है रिफ्लेक्सिव में कि आप तो उसको मिरर के सामने रखो, और अगर वो आपकी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस ट्राइंगल को आप मिरर के सामने रखते हो, और मिरर के सामने रखने के बाद आप जो वर्ड्स यूज करो, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल विच इज इन द मिरर, यस दिस फुलफिल्स आवर कंडीशन, therefore it's reflexive. So we can write here T1 comma T1 belongs to R, belongs to R. समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसमें लिख दो इट इज रिफ्लेक्सिव, इतना लिख दो, दैट्स ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का आपको मैंने क्या बताया था? सिमेट्रिक का मैंने आपको यह बताया था इफ वाली कंडीशन अगर आती है तो इम्प्लाइज वाली कंडीशन आनी चाहिए। इफ T1 कामो T2 बिलोंग्स टू R, बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है? T1 को देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ट्राइंगल T1 है, कॉन्ग्रुएंट किसके? T2 के, है या नहीं? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब मैं यह लिख सकता हूँ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. So what can we say? T2 is also congruent to T1. Vice versa हो सकता है ना? That means you can say T2 is also congruent to T1. Implies T2 comma T1 belongs to R. तो क्या होगा? It is symmetric. ओके, लास्ट वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है?
हम क्या जानते हैं, इफ़ आपको याद है ए बी कामा बिलोंग्स टू आर एंड बी सी कोमा बिलोंग्स टू आर, मैंने आपको बताया था क्या होता है, इम्प्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इनका पेयर बनना चाहिए। देखते हैं T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर एंड, अच्छा थर्ड ट्राइंगल हम क्या करें, थर्ड ट्राइंगल हम मन से लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एक्स वाई होता तो एक्स वाई जेड ले लेते, ए बी होता सी ले लेते, ऐसे ऑर्डर में हम ले लेते हैं। कोई भी अब रिलेशन बनाने के लिए अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दे दें या लाइंस दे दें, कुछ भी दे दें उसके बेस पे, तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 बिलोंग्स टू आर। ये दो चीज़ तो हमें गिवन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है और T2 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो सेकंड कंडीशन हम ले सकते हैं, ठीक है। इफ वाली कंडीशन हमारी अभी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इट्स वेरी क्लियर, है ना। देखिए T1 कॉन्ग्रुएंट T2 क्या होगा, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 क्या होगा। अगर मैं थर्ड ट्राइंगल ये बना देता हूँ, देखिएगा ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सिंपली यू कैन से दिस वन ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो सारे ट्राइंगल एक जैसे होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यही होता है ना, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता, ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड बी इक्वल, है ना। तो ये सारे ट्राइंगल एक जैसे ही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3 implies T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज ट्रांजिटिव। अब हम यहाँ क्या सीखे, हम यहाँ ये सीखे कि देखिए ये हमारी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है। और हमने आपको क्या बताया था, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस रिलेशन वुड बी इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, पूरा आप लिख लेना, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore this relation is equivalence relation. That's all. Okay, now let us move to example number 3rd. Okay, now let us start example number 3rd given in your book. Let L be the set of all lines in a plane. L क्या है, सेट है किसका, ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। कोई प्लेन होगा, प्लेन वापस हमने अभी पढ़ा था, एक्स वाई प्लेन होगा, उसमें लाइंस बहुत सारी होगी, ठीक है। सेट ऑफ अ प्लेन मतलब मैं बोल सकता हूँ एल, सेट ऑफ लाइंस, ठीक है, इन अ प्लेन। आर बी द रिलेशन, वही चीज आ गई, आर क्या एक रिलेशन है, इन एल डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया है, अब रिलेशन को डिफाइन किया उन्होंने, आर इक्वल्स L1 कोमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 कोमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा, परपेंडिकुलर का मीनिंग जानते हो क्या होता है, जब कोई लाइन हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन हो और इस पर दूसरी लाइन आकर परपेंडिकुलर हो और उस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर का सिंबल क्या होता है, इस तरह का, कोई लाइन खींचती है उसके नीचे लाइन खींचती है, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला है कि इसको
आगे क्या बोला, शो दैट आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब इसको इस रिलेशन को आपको ये बताना है कि ये तो एक सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब कैसे दिखाएंगे हम इसको, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। आप सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ समझना, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तब ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। कोई लाइन L1 मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैंने अभी वही कॉन्सेप्ट बताया है, लाइन L1 को आप मिरर के सामने रखो, मिरर के सामने रखोगे तो आप एग्जैक्टली सेम वैसी की वैसी लाइन दिखेगी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द लाइन्स, दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1, है ना। लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू द इटसेल्फ। क्या आप मिरर में रखी लाइन और ये लाइन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं। लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होगी क्या? नहीं हो सकती। खुद के जैसी दिख सकती है, यस। कॉन्वेंस वाली चीज हमने पढ़ी, खुद के जैसी दिखती है वो मिरर में, यस, दैट इज राइट। बट अब क्या बोल रहे हैं कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्या लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है क्या खुद के? तो एक स्ट्रेट लाइन और खुद के कोई परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स वी कैन से सिंस लाइन L1 कैन नॉट बी perpendicular to itself, R क्या था, रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ क्लियर? लेट अस टेक नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ वाली कंडीशन लिखते हैं L1, L2 बिलोंग्स टू R। मीन्स क्या होता है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, तो मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यस वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इफ वाली कंडीशन आ रही है, L1 is perpendicular to L2, yes it is right. So simply we can say this L2 is also perpendicular to L1, that means they are perpendicular to each other, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, अगर ये लाइन ड्रॉ करके इस पे यू ड्रॉ करो, यहाँ भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलरिटी का मतलब यही होता है ना, 90 डिग्री एंगल होना। तो यहाँ पर भी देखो 90 बनेगा, तो मतलब L1 is perpendicular to L2 और L2 is also perpendicular to L1. So what can we write here? L2 is also perpendicular to L1, implies L2, L1 belongs to relation R. Therefore, it is symmetric. Now third one is transitive. अब ट्रांजिटिव के लिए हमें पहले दो कंडीशन लेनी होती है, इफ वाली। देखिए हमारी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इफ वाली में, तो हम उसको चेक करेंगे, आगे बढ़ते रहते हैं। क्या L1 L2 के परपेंडिकुलर है? यस है वो। तो क्या L2 ये जो है L3 कोई लाइन लेते हैं उस पर परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? यस हो सकता है। तो हमने ये भी ड्रॉ कर लिया। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो लिख सकते हैं L2 परपेंडिकुलर टू L3 बिलोंग्स टू R। हम क्या लिख सकते हैं, L1 इज, इसको देख के हमें ये वर्ड्स में भी लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब देखिए L1 परपेंडिकुलर टू L2, यस इट कैन बी शोन हियर। L2 परपेंडिकुलर टू L3,
यस इट कैन बी शो हियर। बट आप मुझे बताएं L1 और L3 में जो L3 इनमें रिलेशन बन सकता है क्या? L1 L3 के कभी परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो आप देख लीजिए हमेशा ये दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। और हमें क्या चाहिए था, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होती तो ही ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करती। तो हम क्या कह सकते हैं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। जब भी आप क्वेश्चन करो उसको, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको हमेशा चेक करना, मिरर के सामने रखना, और वो वर्ड्स जो दिया रहता है उसको अगर वो सेटिस्फाई करता तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव का भी आपको मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फिगर बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज़ करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू लर्न हाउ टू फाइंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ दैट। ठीक है, कैसे? जैसे अगर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, अब ये हमने फिगर ड्रॉ करा, इसके बेस पे हमारा वेरी क्लियर हो गया दैट it is not perpendicular to this one, so that means it is very essential. Okay, so now you have to take it very carefully, hence we can say, hence it is not, क्या नहीं है, ट्रांजिटिव, ओके, दैट्स ऑल। आपसे क्वेश्चन में बोला था उन्होंने सिमेट्रिक है, यस वी हैव प्रूव्ड इट इज सिमेट्रिक, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। ओके, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज कमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल 4, क्या लिखा क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। कोई सेट होगा आपके पास जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, गिवन बाय r इक्वल्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अच्छा, इसमें जो रिलेशन देते थे हमेशा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, फिर इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना, बट हियर ऑलरेडी इट इज गिवन इन द रोस्टर फॉर्म, सो इट इज वेरी सिंपल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आपसे क्या बोला, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये जो रिलेशन आर है ये इस किसी सेट में गिवन है, इसके एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव और इसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चेक करना है या नहीं। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन भी बोल दिया, क्या बोल दिया कि आप को बस सिर्फ प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव और नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि भाई जो आपके पास सेट होता है, क्या होता है, सेट होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी डबलेट्स होना चाहिए। अच्छा, ये बताया इसमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 है, तो सिंपल वे में आप ये लिख सकते हो A, बिलोंग्स टू R, ओके, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें ये लिखते हैं सेट A, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट A इक्वल्स 1, 2, 3। सेट को नाम दे देते हैं ताकि अब ये इसको बिलोंग कर रखा है, आपको क्लियरली समझ में आ गया। अदरवाइज आप लिख सकते हो 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का तो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया था, क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे बोला था इफ़ 1, 2 है तो 2, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। क्या लिख सकते हैं, इफ़ 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डजेंट बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसकी बेस पे तो क्लियर होगा इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अगर ये 2, 1 भी होता तो हम आगे बढ़ते हैं, 2, 3 का देखते हैं। 2, 3 का अगर 3, 2 नहीं होता तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। समझ में आया?
हमें हर एक पेयर का चेक करना है कि उसका इन्वर्स है या नहीं है। सो 1, 2 का यही क्लियर होगा तो आगे देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सो दैट मीन्स वी कैन से हियर इफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 doesn't belongs to R, it is not symmetric. Okay, now last one, transitive. ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ देखिएगा, ये इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब रिफ्लेक्सिव भी होते हैं तीनों, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, ठीक है। हम उनको चेक करेंगे जो अलग से पेयर होते हैं। 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2 से कुछ बन रहा है क्या? ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है क्या? हाँ, 2 से क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। तो क्या फिर ए सी मतलब 1, 3 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आप सिंपल से लिख सकते हो ए बी बी सी, क्या ए सी बन रहा है क्या? ना, 1, 3 डजेंट एग्जिस्ट ओवर देयर। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे? If 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, 1, 2 2 से कुछ ना कुछ बन रहा, हाँ 3 बन रहा, तो 2, 3 belongs to R, ठीक है। बट 1, 3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये काट देते हैं, ठीक है। डजेंट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ में? अच्छा, इसी को मैं एक चीज को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है। अगर मैं आपसे यूँ कहता कि आर इक्वल्स 1, 1 2, 3, 1, 2 यहाँ तक होता, मतलब ये 2, 3 वाला पेयर नहीं लेता तब ये क्या होता? तब ये रिफ्लेक्सिव होता क्या? हाँ होता। क्यों? क्योंकि हमारा सेट क्या है? 1, उसमें एलिमेंट क्या है सेट के? 1, 2, 3, और जो पेयर होने चाहिए किसके होने चाहिए? डबलेट्स होने चाहिए 1, 2, 3 के। 1, 1 2, 2 3, 3 सभी हैं। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। बात अगर मैं सिमेट्रिक की करूं तो सिमेट्रिक होता क्या? सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि इनके सबकी डबलेट्स हैं तो ये तो सिमेट्रिक बन रहा है। लेकिन 1, 2 है, 2, 1 डजेंट एग्जिस्ट ओवर देयर, दैट मीन्स वी कैन से इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा क्या ये? ट्रांजिटिव में आप देखते हैं 1, 1 2, 2 3, 3, इनको यहाँ तक तो क्लियर है, ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1, 2 से 2 बन रहा है, 2 से कुछ बन रहा है क्या? 2 से क्या बन रहा है? 2 से 2 बन रहा है, मतलब 1 से 2 बन रहा है, 2 से फिर 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये ए बी हो रहा है और बी से फिर सी बन रहा है, तो क्या ए सी वापस बन रहा है? ए सी क्या होगा हमारे पास? ए सी होगा हमारा 1, 2। तो ये 1, 2 बन रहा है क्या? हाँ, 1, 2 ये खुद ही बन गया है। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 5, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 5, show that the relation R in the set Z of integers given by R equals A, B such that 2 divides A minus B। मतलब आपको ये बताना है कि जो रिलेशन है किसमें? सेट ऑफ इंटीजर्स में। ये जो रिलेशन है R equals A, B 2 divides A minus B is an equivalence relation। देखिए पहले सेट देखते हैं। सेट क्या होता है? सेट को हमने मान लिया A, ठीक, या फिर आप इसको मान लो Z। Z क्या होता है? इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं उसके? 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव क्या होता है? -1, -2 डॉट 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 -3 तक चलता है, ठीक है। इसमें हमको क्या सीखना है? आपसे यूँ बोला उन्होंने कि आपको यह बताना है कि ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को फुलफिल करता है। देखिए आर रिलेशन आपको गिवन है, आर इक्वल्स क्या दिया? A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। अच्छा, डिवाइड कब करता है कोई भी नंबर? आपको अगर
एक डेफिनेशन याद हो, कोई भी नंबर इवन कब होता है, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर इवन होता है, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ भी बोला 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना मतलब डेफिनेटली वो जो भी आंसर आएगा a माइनस बी का वो क्या होना चाहिए, इवन। इवन मतलब या तो 0, 2, 4, 6 या -4, -6 इस टाइप का नंबर आना चाहिए। चलिए अब हम रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा, सिंस a, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि a तो अपनी जगह ही है लेकिन ये b को a से रिप्लेस कर दिया, करा, इक्वल्स क्या आ गया 0। अच्छा 0 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, 0.2 क्या आना चाहिए, 0.2 0 आएगा। सो दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल। 2 डिवाइड्स a माइनस बी मतलब क्या होता है, ये जो a माइनस बी का रिलेशन है ये डिविजिबल होना चाहिए, नो रिमाइंडर शुड बी देयर, कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो ये कोई रिमाइंडर बच रहा नहीं बच रहा, दैट मीन्स a माइनस ए इक्वल 0 आ रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 2, सिंपल से लैंग्वेज लिख दो, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इट इज क्या लिख दोगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। अगला हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी मतलब क्या हुआ, इफ a माइनस बी a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब क्या होगा, a माइनस बी इक्वल्स क्या होगा, 2r कंसिडर कर लिया हमने। 2r मतलब क्या है, r बिलोंग्स टू z। ठीक है, 2r कंसिडर करा मतलब डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा कोई भी चीज़ अगर इवन नंबर में होती है तो 2r फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ओड फॉर्म में होती है तो 2r + 1 लिखते हैं, क्योंकि 2r का मतलब ये होता है 2 से डिविजिबल है ये, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि इफ़ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग कर रहा है r को, मतलब क्या हुआ, जो उनका डिफरेंस है 2r आएगा, r जो भी होगा z को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि b माइनस a, वो भी जो आएगा वो 2 माइनस का 2r आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, b, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल भी अगर आप कहो तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे, सपोज मैं आपसे कहता हूँ a इक्वल्स मैंने बोल लिया 4, b इक्वल्स मैंने मान लिया 2, तो 4 माइनस का 2 मानो, पॉजिटिव 2 मानो, पॉजिटिव मान लो, माइनस भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या 4, 2, इफ़ 4, 2 बिलोंग्स टू r, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 2, एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल है। इसी के बाद 2 - 4 अगर मैं लिखता हूँ, इंटरचेंजेस करते हैं इनकी प्लेसेस, तो क्या है, माइनस का 2, दिस इज ऑल्सो बीइंग डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स वी कैन से 2, 4 बिलोंग्स टू r। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू क्लियर यू, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, लेट अस मूव टू लास्ट वन। लास्ट वन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं हम। ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपको उसमें भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी ऐसे पेयर एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने बोला इफ a, b बिलोंग्स टू r, b, c एंड b, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ a इक्वल आपने ले लिया 4, ठीक है, b इक्वल आपने ले लिया 6, और c इक्वल्स अगर आप ले लेते हो 8। ठीक है, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो a माइनस बी होगा, a माइनस बी मतलब क्या हो, 4 - 6 इक्वल्स -2, डिविजिबल बाय 2। b माइनस सी अगर आप लेते हो, b माइनस सी 6 - 8। अच्छा, हम 4, 6, 8 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सेट दिया है ना वो इंटीजर दिया, हम 1/2, 3/2 नहीं ले सकते। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 से लेकर ऑल द पॉजिटिव नंबर, 0 से लेकर ऑल द नेगेटिव नंबर, नो फ्रैक्शनल नंबर, नो फ्रैक्शनल नंबर विल कम। तो हम यही नंबर लेंगे जो इंटीजर होते हैं। तो कितना है, -2 अगेन, सो दिस इज ऑल्सो बीइंग डिविजिबल बाय, this is also being divisible by 2. So a minus c, if you write there first or last element, 4 minus 8, so this is equal to -4. So we can say a, c belongs to r. ठीक है, it is
ट्रांजिटिव। देखिए बुक में आपको जो एग्जाम सोल्व करके दिया वो डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्टली सोल्व करके बताया कैसे कि भाई a माइनस बी, यहाँ तक खत्म होगा ये, अब मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। a माइनस बी 2r है डिविजिबल बाय 2, b माइनस सी 2r है डिविजिबल बाय 2, तो a माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। कैसे? उन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या हमारे पास a माइनस सी, जो कि हम कर चुके हैं। तो हमें बुक का मेथड से करो चाहे ये मेथड्स करो, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड। सो आई यूज्ड एग्जाम्पल्स ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी वेल मैनर। यहाँ पर हमने कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं लिया इसमें एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि a माइनस इट सेल्फ विल बिकम जीरो, 2 माइनस 2 इट सेल्फ इट विल बिकम जीरो। आप कोई भी इंटीजर ले लो, 5 माइनस 5 विल बिकम जीरो। दैट मीन्स आई took the example for the symmetric and transitive, so here it is very needed, that's why I took it। हमारा इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है सून आफ्टर दिस एग्जाम्पल, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं जरा उसको समझते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करना, देन आफ्टर विल मूव टू एक्सरसाइज। ओके, तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है? देखिए अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल किया है उसमें आपने एक चीज़ देखी थी कि जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 था, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ लिखा मैंने 2 4 6 और यहाँ लिख दिया मैंने 1 3 5, ये सारे इवन नंबर है। कौन से इवन नंबर? ये सभी इवन नंबर है और ये सभी क्या है? ओड नंबर। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 माइनस 4 या 4 माइनस 6 या 2 माइनस 6, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन करेंगे तो ही ये 2 से डिविजिबल होगा। होगा या नहीं होगा? 2 से डिविजिबल कब होगा? ये जब इवन नंबर का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और 2 से डिविजिबल ये कब होगा? जब ओड नंबर का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। या 1 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ 2, 1 मतलब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या ये 2 से डिविजिबल हो पाएगा? नहीं। तो हम क्या समझ रहे हैं कि या तो आप 2, 4 6 ले लो, या एक जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका किसी के साथ भी रिलेशन बना लो, चाहे प्लस माइनस 2 4 ले लो, चाहे प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 4 ले लो, चाहे 0, प्लस माइनस 6 ले लो। आप एक चीज़ देखें, इसमें जीरो का किसी के साथ भी आप रिलेशन बनाओगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, एंड हियर ऑल्सो अगर आप इसमें 1 के साथ किसका रिलेशन बनाएं, इसमें 1 के साथ किसका बनाएंगे? 1, प्लस माइनस 1, ठीक है, 1, प्लस माइनस 3, 1, प्लस माइनस 5। तो आप अगर इनका रिलेशन बनाओगे तो ही ये क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 या 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। ऐसे 1 माइनस 3 देखेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, 1 प्लस 3 देखेंगे तो क्या आ रहा? 4, ये भी 2 से डिविजिबल तब होगा। मतलब क्या सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी है? एक जीरो है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी यहाँ पर? इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी यहाँ पर? 0, ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? 1, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये 0 एक ऐसा नंबर है, 0 इसको आप यूँ लिख सकते हो, इसको एक बॉक्स के अंदर कंटेन करते हैं और इसको लिख सकते हैं हम 2r, ठीक है। r क्या होता है? बिलोंग करता है z को। z क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। z अभी बताया था मैंने, इंटीजर्स आपको। सिमिलरली 1 इक्वल्स आप क्या लिख सकते हो? बॉक्स के अंदर लिख के 2r प्लस 1, ठीक है। r प्लस 1 क्यों लिखा? r प्लस 1 क्यों लिखा? क्योंकि r बिलोंग्स टू z करता है। और ये क्या होता है? ये एक ओड नंबर का सेट होता है। और ये 0 क्या होता है? इवन नंबर का सेट होता है। ये 1 क्या होता है? ओड नंबर का सेट होता है, ठीक है। 2r प्लस 1 हो सकता है, 2r प्लस 2 हो सकता है, तो वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर बन जाएगा। इसीलिए आपको हर बार क्या ऐड करना है? ऐसा नंबर ऐड करके चलना है कि जो वो ओड नंबर बना है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास हमारी कौन कौन सी हो गई? यहाँ पर 0 इक्वल्स 2r होगा। यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? 1 इक्वल्स 2r प्लस 1, ठीक है। और उनका अनदर थिंग ये है कि भाई ऑल द इवन नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, all the odd numbers are related to each other. If you take any even number to if you relate
any even number to odd number, so this will not be divisible by 2. So इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है हमारी, हमने ये जो सीखा है वहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास में हमारा क्या सीख रहा है हम यहाँ पर कि ये जो जीरो है, जीरो का रिलेशन अगर आप इवन नंबर से एस्टेब्लिश करोगे तो वो क्या होगा कि 2 से डिविजिबल होगा, और यहाँ 1 से रिलेट करोगे तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इसीलिए जीरो को इक्विवेलेंस क्लास बोला, जो हर एक नंबर्स के साथ जैसे 2, 4, 6 सब के साथ अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर 1 भी हर एक एलिमेंट जो सेट में दिया है सबकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये 1 जो होता है ओड नंबर होता है, और ये 1 ओड नंबर मतलब क्या बन रहा है आपका, 1 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है। ये 1 मतलब ऑल द ओड नंबर्स के लिए इक्वल होगा, जिसे हमने 2r+1 लिखा, ठीक है। अब आगे हमें ये देखना है कि उसमें बुक में और भी कुछ लिखा है, जैसे उन्होंने लिखा है AI, ठीक है, और AJ। तो ये AI को इवन नंबर का सेट मान लिया, ठीक है, AJ को ओड नंबर का सेट मान लिया। तो उन्होंने ये लिखा है फर्स्ट कुछ पॉइंट्स जैसे लिखे हैं AI द एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब ये आप ये लिख दो AI इज नॉट रिलेटेड टू AJ, ठीक है। या फिर AI इंटरसेक्शन AJ क्या आएगा, फाई आएगा, फाई मतलब एम्प्टी, दोनों में कोई कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इस तरह से हमको इसको सोल्व करना है। तो देयर इज नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पर हमारी क्या है, 0। इक्विवेलेंस क्लास हमारी यहाँ पर क्या है, इसको इक्विवेलेंस क्लास लिख देते हैं। इक्विवेलेंस क्लास यहाँ पर हमारी क्या है, 1, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमें सॉल्यूशन वैसा लिखना है जैसा बुक में दिया है, एज इट इज़ आपको नोट करना है, लेकिन आपको कैसे उसको सोल्व किया है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें, लेट R बी द रिलेशन। R क्या एक रिलेशन है, डिफाइंड इन द सेट, किसी सेट में डिफाइंड, कौन सा सेट है वही वो A = 1 2 3 4 5 6 7 बाय R। अब R का रिलेशन क्या दिया है, इफ़ A, B, मतलब जो भी A, B का जो भी पैरेलल होंगे, बोथ A एंड B आर ईदर इवन और ओड, या तो वो दोनों ही इवन होंगे या दोनों ही ओड होंगे। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये बताना है R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो इसमें एक चीज़ समझना, क्या बताना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने आपको याद हो बताया था अभी एग्जाम्पल वो इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 4 6 भी आपस में रिलेट होंगे। फिर आगे उन्होंने यही बोला है कि 1 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने बोला सेट में क्या बोला कि दोनों या तो इवन हो या दोनों ओड। अगर 1 और 2 का पेयर अगर आपने ले लिया 1, 2 तो क्या हो जाएगा, तो ओड इवन बन जाएगा। ओड इवन उन्होंने बोला ही नहीं लेना, क्यों नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि दोनों या तो इवन हो या दोनों ओड हो। इसी वजह से ये 1 और 2 आपस में रिलेट नहीं कर सकता, 1 और 4 आपस में रिलेट नहीं कर सकते, 5 और 2 रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओड इवन जो बनेंगे वो ओड इवन का पेयर बनेगा। एंड दे आर आस्किंग यू टू मेक या तो इवन इवन बनाओ या ओड ओड बनाओ। तो हम 1 3 ले सकते हैं या 2 4 ले सकते हैं, ठीक है, या 6 2 ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा था, रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। सिंपल सी वही चीज़ है, उन्होंने कुछ भी नया नहीं दिया है, वही चीज़ को घुमा फिरा के 2 बार पूछ लिया, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात है रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो रिफ्लेक्सिव में आप सिंपल सा लिख सकते हो, सिंस A, A बिलोंग्स टू R, ठीक है, और A, A मस्ट बी इवन और ओड, ठीक है। दूसरा मस्ट बी इवन, मस्ट बी ईदर इवन, ईदर लिखना ना भूलें, मस्ट बी इवन ईदर और ओड, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली अगर आप अगला लेते हो सिमेट्रिक, कौन सा लेते हो आप, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी आपको यही लेना, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, तो आप क्या कहोगे, A, B क्या होगा, A, B क्या होगा, मस्ट बी ईदर
इवन और ऑड, ठीक है। या तो बी कॉमा बी, बी कॉमा ए में भी आपको यही लाइन लिखनी एज इट इज मस्ट बी ईदर इवन और ऑड, सो वी कैन से हियर द बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इट इज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। लास्ट होता है ट्रांजिटिव, उसमें भी आपको यही करना है। ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव में देखिए बस सिंपल सी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, ए कॉमा बी मस्ट बी ईदर इवन और ऑड, ठीक है। फिर बी कॉमा सी मस्ट बी ईदर इवन और ऑड, ठीक है। एम्प्लाइज वी कैन से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, इस पेयर में लिखना। कभी कभी बच्चे ए कोमा सी को सी कोमा ए लिख देते हैं और वो गड़बड़ हो जाती है पूरा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए कोमा सी मस्ट बी ईदर इवन और ऑड, ओके। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, ए कोमा सी मस्ट बी ईदर इवन और ऑड, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो रिलेशन क्या होगा हमारा, रिलेशन हमारा होगा इक्विवेलेंस। कौन सा होगा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो नाउ इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, आगे जो चीज़ लिखी है उसको मैं आपको वर्ड्स में समझा देता हूँ, सिंपल सी वापस से समझा देता हूँ कि भाई 1 3 5 7 रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। क्योंकि अगर आपने इसको रिलेट इससे कर दिया तो 1 कोमा 2 का पेयर बनेगा, तो उनका जबकि कहना क्या है, ए कोमा बी मस्ट बी इधर इवन और ओड, मतलब या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो, या तो ओड इवन का पेयर बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता ना। सो देयरफॉर उनका ये क्लियर है कि 1 3 5 7 कैन नॉट बी रिलेटेड 2 4 6, ठीक है। आगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। सेम थिंग इज गिवन देयर, ये सबसेट्स ये जो है 2 4 6 आपस में ही रिलेट होंगे, 1 3 5 7 आपस में ही रिलेट होंगे, ठीक है। सो नो एलिमेंट ऑफ 2 4 6 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट सबसेट 1 3 5 7, ठीक है।